नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पिछले 8 दिनों में बंगाल की पावन धरती हर रोज एक ऐतिहासिक परिवर्तन की साक्षी बन रही है। वर्षों के दमन, तुष्टीकरण और हिंसा के अंधकार को चीरकर आज सोनार बांग्ला की धरती पर अब शुभेंदु युग का सूर्योदय तेजी से अपनी चमक बिखेरने लगा है। बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है वो केवल एक सत्ता परिवर्तन का जनादेश नहीं, बल्कि आतंक के गुंडाराज के अंत और राम राज्य की स्थापना का संकल्प है। और इसका नतीजा 8 दिन के अंदर स्पष्ट नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ फैसले लेकर यह साबित कर रहे हैं कि अब बंगाल में सिंडिकेट नहीं बल्कि संविधान चलेगा। शुभेंदु के कड़े फैसलों ने उन ताकतों की चूल्हे हिला दी हैं जिन्होंने दशकों तक बंगाल की अस्मिता को गिरवी रखा था। इसलिए आज हम आपको शुभेंदु अधिकारी के उन 5 फैसलों के बारे में बताएंगे जिन्होंने बंगाल में एक बड़े बदलाव की शुरुआत कर दी है। साथ ही हम आपको बताएंगे बंगाल में जीती है बीजेपी, लेकिन बांग्लादेश में आखिर क्यों मची हुई है खलबली। और साथ ही आपको बताएंगे कि बंगाल के घुसपैठियों, वसूलीबाज और गौ तस्करों पर कैसे कस रहा है शिकंजा। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज का दिन पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 2 प्रमुख राज्यों पश्चिम बंगाल और असम के लिए सुशासन की नई इबारत लिखने वाला रहा। जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी नई सरकार के गठन के साथ ही नई ऊर्जा के साथ कड़े फैसले लेते दिखाई दे रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार का खात्मा और घुसपैठियों का सफाया है। साथ ही ऐसे काम जो बंगाल की जनता को महसूस करा दें कि अब बंगाल बदल रहा है। वहीं असम में जो दूसरी तस्वीर नजर आ रही है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा शर्मा भी असमिया पहचान को सुरक्षित रखने के अपने वादे को धरातल पर उतारने में जुट गए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहली बार विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन कर अपनी कार्य प्रणाली का स्पष्ट साफ संकेत दे दिया। विधानसभा पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद उन्होंने भवानीपुर के विधायक के तौर पर सदस्यता की शपथ ली। वो नंदीग्राम से भी चुनाव जीते हैं, लेकिन उन्होंने नंदीग्राम सीट छोड़ने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो नंदीग्राम पर पूरी नजर रखेंगे और ये महसूस नहीं होने देंगे कि शुभेंदु अधिकारी वहां नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब विधानसभा की अलग तस्वीर अब दिखाई देगी। दूसरी तरफ असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों ने यह साफ कर दिया उनके जरिए कि यह कार्यकाल निर्णायक सुधारों का होने वाला है, क्योंकि राज्य कैबिनेट ने यानी असम की कैबिनेट ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसे आगामी विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को सदन में पेश किया जाएगा। हम विस्तार से आपको बदलते पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाएं, उससे पहले आप सुनिए पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा। देखुन गणतंत्रेर सबचेये बड़ मंदिर এই মন্দিরে আমরা মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে, জনতা জনার্দনের আশীর্বাদ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে যে সরকার তৈরি হয়েছে আমরা আজকে বিধানসভায় প্রবেশ করেছি। এখানেই আইন তৈরি হবে, এখানেই বাজেট পেশ হবে এবং এই বিধানসভার প্রতি দায়বদ্ধতা সরকারের থাকবে। Assam's identity and Assam's security will always be paramount importance for us. We will also work to develop Assam in a way so that we can contribute to the growth of the nation. I think this tenure, Assam will see development and more development. And also, because now we have a friendly government in West Bengal, I think we will be able to work together to secure our part of the nation. I think UCC is a part of our election manifesto. So every point, not only UCC, whatever we have mentioned in our election manifesto, we'll try
100% to implement each and every word we have mentioned in manifesto, including UCC. तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की, जहां बदलाव की बयार बहने लगी है और इसके पीछे है बीजेपी की नई सरकार। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सरकार गठन के कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने प्रशासनिक शक्ति, जन कल्याण और राजनीतिक संदेश तीनों मोर्चों पर तेज और बड़े फैसले लेकर यह साफ कर दिया है कि उनकी सरकार राज्य में जरूरी बदलाव की शुरुआत करने जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं शुभेंदु सरकार के वो 5 बड़े फैसले जो बंगाल को बदल कर रख देंगे। पहला बड़ा कदम है घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों के खिलाफ अभियान की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और अन्य घुसपैठियों की अब खैर नहीं होगी। बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट में बीएसएफ को 45 दिनों में जमीन देने की घोषणा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और बीएसएफ ने तैयारियां जो है बाढ़ लगाने की अब तेज कर दी है। अब दूसरा बड़ा कदम सुन लीजिए। दूसरा बड़ा कदम क्या है? बंगाल में अब गौ तस्करों की खैर नहीं। गौ तस्करी को भाजपा ने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार इस पर एक्शन मोड में है। राज्य के सभी अवैध और बिना लाइसेंस वाले पशु बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया गया है। अब तीसरा बड़ा कदम, बंगाल को मिली अवैध टोल वसूली से मुक्ति। तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार ने अवैध टोल और ड्रॉप गेट के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने बिना अनुमति के चल रहे सभी वसूली केंद्रों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। और अब चौथा बड़ा कदम, अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। तो बंगाल पिछले कई दशकों से जंगल राज भुगत रहा था। अब नई सरकार अपराधियों को घुटनों पर लाकर कानून राज की स्थापना कर रही है, जिसके तहत 16 मई से पूरे राज्य में 2 सप्ताह तक अवैध हथियार, कारतूस और बम जब्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। वसूलोबाज और अपराधियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और वहीं 2021 के चुनाव के बाद हिंसा से जुड़ी एफआईआर पर अब एक्शन लेने के लिए भी कह दिया गया है। और अब बात करते हैं 5वें महत्वपूर्ण कदम की। शिक्षक भर्ती घोटाले के दागी शिक्षकों पर नकेल कसी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए दागी शिक्षकों से ब्याज सहित वेतन वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो बीजेपी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का नमूना है। और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज ही भ्रष्टाचार में लिप्त 3 विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दी है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। স্যাংশন বিগত সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিক আমলাদের আড়াল করার জন্য 4 বছর আটকে রেখেছিল, আমরা আজকে সেটা দিয়ে দিলাম। এটা আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে জানালাম যে এই সরকারকে যে প্রত্যাশা নিয়ে আপনারা এনেছেন যে করাপশনের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স এবং বিগত ইনস্টিটিউশনাল করাপশনের ক্ষেত্রে তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে, এই অল্প সময়ের মধ্যে এটি একটি তার বড়। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन को जंगल राज कहा जाता था और इस जंगल राज का सबसे बड़ा नमूना था सड़कों पर अवैध टोल वसूली। बिना किसी नियम कायदे के बंगाल की सड़कों पर गुजरने वाले ट्रकों और अन्य वाहनों से टीएमसी के नेता या यूं कहें गुंडे या यूं कहें कार्यकर्ता, कुछ भी कह सकते हैं इनको, जबरन टोल वसूलते थे। लेकिन अब नई सरकार ने पूरे राज्य में अवैध टोल सिंडिकेट्स के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ दिया है। राज्य के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए सड़कों पर मौजूद सभी अवैध टोल प्लाजा, बैरिकेड्स, वसूली केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के लोग सड़क पर अवैध टोल वसूली करते हैं और यह आरोप काफी हद तक सही भी था। अब जब अवैध टोल वसूली पर एक्शन हो रहा है तो इसका असर सड़कों पर भी नजर आ रहा है। कई जगहों पर अवैध टोल वसूली वाले लोग जो बदमाश थे वो पहले ही भाग गए हैं और जिसकी वजह से ट्रक और अन्य वाहन बिना कोई पैसे दिए आराम से सड़कों पर गुजर रहे हैं। बीजेपी सरकार के इस कदम से वाहन चालकों और वाहन मालिक काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप भी सुनिए इनका क्या कहना है। पुलिस वाला जो हम लोग बोले उसको ट्रैफिक बोलते हैं, उसका गुंडागर्दी था। कहीं भी मेन रोड से दाहिना या बायां घूरना है, 200 चाहिए, 300 चाहिए, 100 रुपया चाहिए, ये पहले था। अभी सरकार जब से चेंज हुआ तब से बंद है। पहले तो अत्याचार बहुत था, जैसे मैंने पुलिस शासन तो मैंने खाली पैसा के लिए मैंने मांगता था, जहाँ भी खड़ा होता वहीं पैसा दो। अभी तो पैसा ही नहीं मांग रहा। बोला है कि दीदी का पैसा नहीं जाएगा तो गाड़ी नहीं चलने देगा भाई को। अभी तो हट गया सब, बहुत जगह हट गया। बहुत जगह हट गया।
तो देखा आपने ड्राइवर जो ट्रकों के हैं वो कितने खुश हैं। तो पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने जंगल राज को पूरी तरह समाप्त करने के लिए राज्य पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए। सरकार का सबसे बड़ा प्रहार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर है, जिसे लेकर पुलिस और बीएसएफ के बीच अब रियल टाइम समन्वय को अनिवार्य कर दिया गया है। अब राज्य पुलिस को घुसपैठ रोकने के लिए केवल अपनी खुफिया जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। अब राज्य पुलिस यानी बंगाल पुलिस को सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ हर महीने हर हालत में बैठक करनी होगी, हाई लेवल की मीटिंग होगी। घुसपैठियों के बारे में खुफिया सूचनाएं साझा करना होगा ताकि तुरंत एक्शन लिया जा सके। इन मासिक बैठकों की विस्तृत रिपोर्ट, जो उनकी डिटेल रिपोर्ट होगी, वो सीधे आईजी पुलिस और खुफिया ब्यूरो को सौंपी जाएगी। सरकार का मानना है कि राज्य में शांति बहाली के लिए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना बहुत जरूरी है और जंगल राज को खत्म करने की दिशा में इसे पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि घुसपैठियों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में भी अब असम मॉडल अपनाया जाएगा। आप भी सुनिए उन्होंने असम मॉडल के बारे में क्या कहा। राष्ट्रवाद के लिए, देश के हित के लिए जो काम असम में हुआ है, त्रिपुरा में हुआ है, वो काम बंगाल में पूरा करने का काम बीजेपी सरकार करेगा। हमारी गृह मंत्री जी बार बार मीटिंग में बताया, ये जो घुसपैठिया का जो हमारी बड़ा समस्या है, उसको किस तरीके से असम त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आने का बाद ये आज घुसपैठिया खत्म हो गया है। ये बंगाल में भी एक तुष्टीकरण की सरकार था, तो सरकार ने बीएसएफ को जमीन तक नहीं दिया, देश की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़ा हो गया था। इसलिए जो खास करके घुसपैठिया इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को लेकर और हमारी बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए आसाम ने जो कदम उठाया, वो कदम बंगाल में भी उठाना चाहिए। वो काम काल पहले कैबिनेट से हम लोग शुरू कर दिया। तो जनसंख्या के आंकड़े भी कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देते हैं कि बंगाल में बड़ी तादाद में बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की। आजादी के बाद से ही बंगाल में मुस्लिम आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है और इस शक को और भी पुख्ता बना देती है बढ़ती हुई आबादी। अगर पश्चिम बंगाल के जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%, यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुस्लिम हिस्सेदारी जो है वो बढ़ चुकी है इतने सालों में। 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे, वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी है करीब 2 करोड़ 47 लाख के आसपास, यानी करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम समुदाय में आबादी में हुई है। और ये हम 2011 के आंकड़े दिखा रहे हैं। अगर हम आपको 2027 की बात करेंगे तो ये और भी ज़्यादा ये संख्या बढ़ सकती है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आज़ादी के बाद से पूरे देश में जो मुसलमानों की आबादी है वो 4.3% बढ़ी 1951 से लेकर 2011 तक। लेकिन बंगाल में ना जाने क्या है कि ये जो मुस्लिम आबादी की जो बढ़ोतरी है वो सीधे उसका जो प्रतिशत है वो 7.2 है, यानी पूरे देश के औसत के मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब दोगुनी रफ्तार से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में हिस्सेदारी घटकर 70.5% तक पहुंच गई है, यानी हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई है, वहीं मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब इतना तो तय है कि बंगाल में घुसपैठियों की खैर नहीं है। न केवल इनकी घुसपैठ पर लगाम लगेगी, बल्कि इन्हें अब ढूंढ कर कानून के मुताबिक इनका हिसाब भी होगा। इसलिए बंगाल के इस बदलाव का साइड इफेक्ट पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में नजर आ रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन बुरी तरह से बौखला गए हैं और वो अभी से पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे हैं। ये जो आप इस तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ऐसे ही प्रदर्शन की है। ये कट्टरपंथी इस दौरान भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और इनमें से कई तो सीधे बांग्लादेश के हिंदुओं को धमकी देने पर उतर आए। बात सिर्फ सड़कों की नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के कई बड़े कट्टरपंथी नेता भी बीजेपी की जीत के बाद गैर जिम्मेदारी से भरे हुए बयान दे रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कट्टरपंथी पार्टियों और संगठनों से जुड़े नेता हैं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता मोहम्मद नूरुल हुदा का एक अत्यंत विवादित और भड़काऊ बयान सामने आया है। उन्होंने ममता बनर्जी को भारत से अलग होने और दिल्ली के खिलाफ जंग करने की सलाह तक दे डाली और कहा कि 17 करोड़ बांग्लादेशी उनके साथ रहेंगे। हुदा ने दावा किया कि यदि थोड़ा सा भी रुक जाइए, पिछले प्लेट पे आइए ग्राफिक्स की,
तो हुदा ने यह दावा किया कि यदि ममता बनर्जी ऐसा साहसिक कदम उठाती हैं तो बांग्लादेश के 17 करोड़ मुसलमान उनके समर्थन में खड़े होंगे। और इसके अलावा भारत विरोधी एनसीपी के बड़े नेता नाहिद इस्लाम ने कहा कि सीमावर्ती भारतीय राज्य में अल्पसंख्यक अब सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि नाहिद इस्लाम की पार्टी एनसीपी कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमाते इस्लामी के गठबंधन का हिस्सा है। वहीं बांग्लादेशी सांसद अख्तर हुसैन ने हाल ही में वहां की संसद में चिंता जताई थी कि यदि बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती है तो वे अवैध घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेज सकते हैं। वहीं जमाते इस्लामी के महासचिव मियां गुलाम परवर का यह कहना है कि बीजेपी शासित राज्यों में धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं होता है। वहीं बांग्लादेश की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य मुजाहिदुल इस्लाम सलीम ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों की जीत बताया है। और बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के नेताओं ने भड़काऊ और सांप्रदायिक बयान बड़ी मात्रा में दिए हैं। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश के सारे कट्टरपंथी नेता अपने लोगों को भड़का रहे हैं और ये खबरें फैला रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं कि बंगाल में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जबकि चुनाव के बाद से बंगाल में अब तक कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। बंगाल में मुसलमान उतने ही सुरक्षित हैं जितना कि वो पहले थे। लेकिन इसके बाद भी बांग्लादेश में भारत विरोधी बयान लगातार दिए जा रहे हैं, जिनका वहां की जनता भी जो है वो प्रदर्शन करते हुए ये इस तरह के बयान दे रही है। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উদ্দিন করব ইনশাআল্লাহ। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদি অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক, না হলে বাংলাদেশের জনগণ সে গাজাতুল হিন্দের ডাক দিবে, ভারতকে স্বাধীন করে টুকরো টুকরো করে দেবে ইনশাআল্লাহ। ভারতের নির্বাচনের পর আমরা যে দেখতে পাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর উগ্র হিন্দুবাদীরা মুসলমানদের উপর এমন আক্রমণ শুরু করেছে যে তারা ঘর লুট করছে, দোকানপাট লুট করছে এবং মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। বিশ্বের সকল মানুষই জানে মুসলিম যদি কোনো এক দেশে নির্যাতিত হয় তাহলে কোন দেশে মুসলমান সে চুপ থাকতে পারে না। কিন্তু আজকে বড় আফসোসের সাথে বলতে চাই, আমার দেশের সরকার আজ পর্যন্ত টু শব্দ করে নাই। তিনি কি মুসলমান না? তিনি কি মুসলমানের সন্তান না? শেখ জিয়া কি মুসলমান ছিলেন না? তাহলে তিনি কেন আজ পর্যন্ত মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে একটা টু শব্দ করে নাই? तो बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद गौ तस्करों की भी नींद उड़ गई है। जैसे बांग्लादेशियों की कट्टरपंथियों की नींद उड़ी है, ऐसे ही गौ तस्करों की भी नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि बंगाल से बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर गायों की तस्करी की जाती है। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस गंदे धंधे पर लगाम लगाने का फैसला कर लिया है। हम आपको जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो विचलित करने वाली हैं, लेकिन वो दिखाना इसलिए जरूरी है और ये तस्वीरें पुरानी हैं कि किस तरह से बांग्लादेश की सीमा के अंदर गायों की तस्करी होती थी। ये बहुत पुरानी तस्वीरें, 2014 के पहले की तस्वीरें, लेकिन अब ये सब 2026 में बंद होने जा रहा है, क्योंकि गौ तस्करी को भाजपा ने चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार इस पर एक्शन मोड में है। राज्य के सभी अवैध और बिना लाइसेंस वाले पशु बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष पुलिस चौकियों का गठन किया गया है। और बंगाल कैबिनेट ने पहले ही बीएसएफ को बाड़बंदी के लिए जमीन देने की मंजूरी दे दी है ताकि तस्करी के मुख्य रास्तों को सील किया जा सके। आपको ये पूरा सच पता होना चाहिए कि ये गायों की तस्करी जितने गलत और अमानवीय तरीके से होती है, ये मुख्य रूप से नदी वाले इलाकों में और घरे कोहरे का लाभ उठाकर की जाती है। तस्कर गायों को केले के तनों के सहारे बांधकर गंगा और उसकी सहायक नदियों में बहा देते हैं, जो बांग्लादेश की तरफ जाती है, और सीमा पार बांग्लादेश में उन गायों को ले लिया जाता है। इसके अलावा तस्कर अपने सिंडिकेट के जरिए ट्रकों में भरकर गायों को सीमावर्ती जिले जैसे उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा और कूच बिहार तक पहुंचाते हैं। और अक्सर गायों के पैरों में क्रूरतापूर्वक कीलें गाड़ दी जाती हैं ताकि वो कंटेनर में शांत रहें, अपनी जगह पर बैठी रहें। और सुरक्षा एजेंसियों के अनुमान है, उसके अनुसार गौ तस्करी का ये जो अवैध और गंदा धंधा है, इसका जो कारोबार है वो सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपए का है। और खासकर बांग्लादेश में ईद उल अजहा जैसे त्योहारों के समय ये मांग बढ़ने पर एक गाय की कीमत वहां भारतीय बाजार से 3 से 4 गुना अधिक तक पहुंच जाती है। और अब लेकिन ये धंधा, ये तस्वीरें पुरानी हैं और ये तस्वीरें अब शायद सामने भी नहीं आएंगी, क्योंकि 2026 में ये सब बंद होने वाला है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे आधुनिक असम का संकल्प के साथ असम के सीएम ने लिया किस महानायक का आशीर्वाद।
चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और असम में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत राज्य के पुरोधा और भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई को नमन करके की। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और आधुनिक असम के निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ बोरदोलोई ने न केवल आधुनिक असम की नींव रखी, बल्कि देश के विभाजन के चुनौतीपूर्ण समय में असम की विशिष्ट सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान को सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाई थी। हिमंता ने कहा कि आज कामकाज के पहले दिन भारत रत्न बोरदोलोई जी का आशीर्वाद लिया है, ताकि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए राज्य को उन्नति और खुशहाली की तरफ वो ले जा सके। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर गोपीनाथ बोरदोलोई कितने बड़े और महान नेता थे। वो एक तरह से आधुनिक असम के निर्माता और भारत की अखंडता के प्रमुख रक्षक थे। 1946 में आज़ादी से पहले वो असम के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तब उन्होंने जो साहसिक निर्णय लिए, उन्हीं के कारण आज असम और उत्तर पूर्व का जो भारत है वो इस भारत का हिस्सा है। बोरदोलोई के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती उस समय आई जब ब्रिटिश शासन ग्रुपिंग स्कीम लेकर आया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत असम को बंगाल के साथ मुस्लिम बहुल ग्रुप सी में शामिल करने का प्रस्ताव था। ये पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश के निर्माण और असम को उसमें शामिल करने की एक सोची समझी साजिश थी। बोरदोलोई ने भाप लिया कि यदि असम ग्रुप सी का यानी मुस्लिम बहुल इलाके का हिस्सा बना तो बड़े पैमाने पर होने वाली मुस्लिम घुसपैठ असम की स्वदेशी पहचान को पूरी तरह से मिटा देगी और उसे पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना देगी। इस समय बंगाल से मुस्लिम प्रवासियों का असम की खाली जमीन पर बसना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। और जब कांग्रेस के कई बड़े नेता उस समय के ग्रुपिंग सिस्टम पर ढिलमुल रवैया अपना रहे थे, तब बोरदोलोई ने बिना देर किए सीधे सीधे महात्मा गांधी से संपर्क किया और उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त कर लिया। और बोरदोलोई के इसी अड़ीग स्टैंड के कारण असम पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बच गया, नहीं तो आज वो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा होता। तो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने घुसपैठ को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे उन्होंने स्वदेशी लोगों की जमीन को अवैध कब्जे से बचाने के लिए सख्त कानून बनाने की वकालत की। इसके अलावा विभाजन के दौरान आने वाले शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों के बीच अंतर स्पष्ट करने पर उन्होंने जोर दिया, ताकि असम राज्य के संसाधनों पर बोझ ना पड़े। वहीं बोरदोलोई ने असमिया पहचान को केंद्र में रखकर प्रशासन चलाया, सरकार चलाई, ताकि बाहर से आने वाली भीड़ स्थानीय संस्कृति को प्रभावित ना कर सके। कुल मिलाकर गोपीनाथ बोरदोलोई केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी महानायक थे। उन्होंने 1940 के दशक में ही घुसपैठ के उस खतरे को पहचान लिया था जो आज भी असम की राजनीति का केंद्र बिंदु है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया था। तो ये कहानी है
गोपीनाथ बोरदोलई की। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी कुछ खबरें बाकी रहेंगी। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। भारत करता है डिजिटल भुगतान। कहीं भी कभी भी कैसे भी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा